हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मेटासेंट्रिक पॉइंट के बारे में बात किया था। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें एक पॉइंट आया था मेटासेंट्रिक पॉइंट। उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी फ्लोटिंग बॉडी का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेटासेंट्रिक पॉइंट आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेटासेंट्रिक हाइट, जिसे हम लोग जीएम से डिनोट करते हैं। तो ये मेटासेंट्रिक हाइट होता क्या है, इस चीज़ के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए एंड आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एसएससी जेई हो या कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, तो आइए माय डियर, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी का केस हमने देखा था। तो उसमें आपने क्या देखा था, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये मान लीजिए माय डियर लिक्विड का फ्री सरफेस, ठीक है। ये हमारा लिक्विड का फ्री सरफेस था और फिर यहाँ पर एक बॉडी जो कि फ्लोट कर रहा था। तो यहाँ पर आपने तीन कंडीशन देखा था, तीन केस आपने देखा था। ये मान लीजिए फर्स्ट बॉडी है, ये बॉडी का फर्स्ट पोजीशन है, फिर ये सेकंड पोजीशन, और फिर हमने एक और पोजीशन के बारे में बात किया था, मान लीजिए कि ये थर्ड पोजीशन है। हमने तीन केस देखा था ना। अब देखिए इस केस में, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था माय डियर फ्रेंड, हमने देखा था कि मेटासेंट्रिक पॉइंट जी से ऊपर था। और सेकेंड कंडीशन में क्या देखा था हमने कि मेटासेंट्रिक पॉइंट जी से नीचे था, बिलो जी था, ठीक है। तो तीनों फिगर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है और इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी मान लीजिए यहाँ पर है माय डियर बी डैश। तो इसी पॉइंट से होकर आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। ये आपने देखा भी था, ठीक है, बस हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। दिस इज़ योर एफ बी, ओके। और इसी पॉइंट को हम लोग, जहाँ पर ये कट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक पॉइंट, ओके। एंड यहाँ पर कौन सा पॉइंट था माय डियर, यहाँ पे आपका पॉइंट बी था, पॉइंट बी था, ठीक है। डिस्टर्ब करने से पहले सेंटर ऑफ बॉयंसी हमारा यहाँ था, बट आपने डिस्टर्ब किया तो देखिए पॉइंट बी आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। चलिए दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में आप क्या देखेंगे, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पर मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है बी डैश। और फिर इसी पॉइंट से आपका क्या होगा, इसी पॉइंट से आपका बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा, इसी पॉइंट से बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा। दिस इज योर एफ बी, ओके। और जहां पर कट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक पॉइंट। फिर थर्ड केस में आपने क्या देखा था, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और फिर मान लीजिए कि सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर है। तो जब बॉयंट फोर्स इससे एक्ट करेगा तो आपने क्या देखा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो मेटासेंट्रिक पॉइंट। तो यही तीन केस आपने देखा था फ्लोटिंग बॉडी के केस में, ओके। चलिए बहुत ही अच्छा है माय डियर। तो फिर आपने क्या देखा था, मैंने आपको समझाया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया था कि ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये आपका किस इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये आपका रहेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर हेडिंग क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। और मेटासेंट्रिक हाइट को हम लोग जीएम से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है इसका,
G से लेकर M तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर मेटासेंट्रिक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। तो आइए इस फिगर में देखिए, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और मेटासेंट्रिक पॉइंट यहाँ पर है। तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को, मतलब ये हुआ कि इस डिस्टेंस को माय डियर फ्रेंड हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। तो ये मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए, अगर आपको बोला जाए GM मेटासेंट्रिक हाइट, ये बराबर क्या होगा, GM आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे B से लेकर M तक का डिस्टेंस BM, और इस BM में यदि हम लोग BG को माइनस कर दें, इस डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा GM। ठीक है, यानी मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, BM माइनस BG। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, जब मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस केस में देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मेटासेंट्रिक हाइट कितना होगा। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, BM माइनस BG। तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में देखिए BM आपका इतना है माइनस BG, तो ये आपका ज़्यादा है, ये आपका कम है। दैट मीन्स BM माइनस BG क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मेटासेंट्रिक हाइट 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब आइए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, तो मेटासेंट्रिक हाइट GM क्या होता है, BM माइनस BG। ये मान लीजिए आपका पॉइंट B है, तो BM माइनस BG। इस केस में देखिए BM का डिस्टेंस कम है बट BG डिस्टेंस ज़्यादा है, तो BM माइनस BG जब करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो GM लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, फिर देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। इसका मतलब GM का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए मेटासेंट्रिक हाइट 0 हो जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेटासेंट्रिक हाइट लेस देन 0 होगा, दैट मीन्स निगेटिव होगा। एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में मेटासेंट्रिक हाइट 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। ओके, और एग्जाम में, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट का डेफिनेशन क्या होगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी and metacentric point is called as metacentric height, is called as metacentric height, और इसे आप शॉर्ट में क्या कहेंगे, GM। ओके, यही था मेटासेंट्रिक हाइट का डेफिनेशन। ओके, एंड आई होप कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बट यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाऊँगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान देंगे। तो चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो अभी अभी आपने क्या देखा, अभी अभी आपने देखा इफ़
if metacentric height is greater than 0 and if metacentric height is less than 0 and if metacentric height is equal to 0। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब आपने देखा था कि अगर मेटासेंट्रिक हाइट ग्रेटर देन 0 होगा देन दैट बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो बॉडी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर मेटासेंट्रिक हाइट लेस देन 0 है दैट मीन्स दैट बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। And if Gm is equal to 0, if metacentric height is equal to 0, then that means that body is in neutral equilibrium। neutral equilibrium। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो फिर आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब ध्यान देंगे आप लोग, 1 बाय 1 करके हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले ही क्या देखा था कि मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू BM माइनस BG। BM माइनस BG ये आपने देखा था, बट ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कोई फार्मूला नहीं है माय डियर, ये बस मैंने आपको ऐसे ही बताया था। बट अब यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। तो देखिए जब डेरिवेशन किया जाता है तो Gm इज इक्वल टू, जब डेरिवेशन किया जाएगा तो Bm जो आप देख रहे हैं ये Bm क्या है? सेंटर ऑफ बॉयंसी से लेकर मेटासेंट्रिक पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग Bm कहेंगे। तो Bm का वैल्यू डेरिवेशन के दौरान कितना आया? I डिवाइड बाई V माइनस BG। I डिवाइड बाई V माइनस BG, ठीक है। ये फॉर्मूला आया मेटासेंट्रिक हाइट का, ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि देख लीजिए, वेयर I क्या है? तो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फेस ऑफ द बॉडी which is intersected by free surface, ठीक है। एंड भी क्या है? तो भी है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, वही है आपका भी। अब यहाँ पर देखिए I के बारे में मैंने क्या लिखा है, ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फेस ऑफ द बॉडी विच इज़ इंटरसेक्टेड बाय द फ्री सरफेस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए क्यूबॉइडल बॉडी है, कोई बॉडी है जिसका शेप क्यूबॉइड है, ठीक है। तो उसमें 6 फेस होता है माय डियर, 6 फेस होगा, ठीक है। और फिर 6 फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस फेस का निकालेंगे, ये सवाल आता है ना, ये आपके ध्यान में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये इसका विड्थ, ये इसका लेंथ, ठीक है। तो देखिए अगर ये फेस आप लेते हैं तो इस फेस का 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक वाई के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए एक फेस आपका ये वाला होगा और इस फेस का भी 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक एक्स के अबाउट, एक वाई के अबाउट, ओके। फिर देखिए फिर इस फेस का एक फेस ये भी तो होगा जी, ये वाला, तो इस फेस का भी 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और जितना यहाँ पर होगा जितना वैल्यू, उतना ही इसका अपोजिट फेस जो होगा उसका भी 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा,
फिर वही चीज़, जितना इसका होगा उसका उतना ही इसका अपोजिट फेस यानी इस फेस का होगा। तो ओवरऑल आपको 3 फेस का निकालना पड़ेगा। अब 3 फेस में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्स के अबाउट या वाई वाई के अबाउट। पहले तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ का समस्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आपको यहाँ 2 तरह का प्रॉब्लम होगा। पहला प्रॉब्लम, किस फेस का निकालना होगा, इस फेस का निकालें या इस फेस का निकालें या इस फेस का निकालें, ये पहला समस्या है आपका। दूसरा समस्या ये होगा कि हम एक्स एक्स के अबाउट निकालें या वाई वाई के अबाउट निकालें। तो 2 समस्या है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि किस फेस का लेना है। तो देखिए किस फेस का लेना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फेस ऑफ द बॉडी विच इज़ इंटरसेक्टेड बाय फ्री सरफेस। लिक्विड के फ्री सरफेस के द्वारा बॉडी का जो फेस इंटरसेक्ट किया जा रहा है उसी फेस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये आप फ्लूइड में सबमर्ज कर दिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका फ्लूइड, या ऐसे समझिए, ठीक है। एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी, और ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस का लेवल है। और इस लिक्विड में इस बॉडी को हमने सबमर्ज कर दिया, लेकिन बॉडी का कुछ पोर्शन बाहर में है जो कि इसका मतलब फ्लोट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि ये बॉडी जो सबमर्ज है इसका कौन सा फेस इस लिक्विड के फ्री सरफेस के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये फ्री सरफेस जो है इस बॉडी को देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कौन सा फेस इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला फेस जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी फेस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा। बात समझ में आ रहा है। बॉडी का जो भी फेस लिक्विड के फ्री सरफेस के द्वारा इंटरसेक्ट होगा वही फेस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक शॉर्ट हेडिंग देंगे, एक छोटा सा हेडिंग देंगे, फेस इंटरसेक्टेड बाय फ्री सरफेस। फेस इंटरसेक्टेड बाय फ्री सरफेस। फ्री सरफेस के द्वारा जो फेस इंटरसेक्ट किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। आइए देखते हैं माय डियर। मान लीजिए कि आपका ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और इस लिक्विड में एक बॉडी सबमर्ज है, ठीक है, जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड है। मान लीजिए कि ये बॉडी सबमर्ज्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कौन सा फेस हमें लेना है। तो इस बॉडी के जिस फेस को लिक्विड का फ्री सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखिए किस फेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, दैट मीन्स ये वाला फेस आपको लेना होगा, ठीक है। इसी फेस को ना ये इंटरसेक्ट कर रहा है जी, काट रहा है, तो इसी फेस का आपको निकालना होगा। वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ से देखने पर आपको वो चीज़ विजिबल नहीं होगा। आप जब टॉप से देखेंगे ना, तो टॉप से देखने पर ये वाला फेस आपको दिखाई देगा ना, उसी फेस को ये काट रहा है ना, ये फ्री सरफेस उसी फेस को काट रहा है। तो उसी फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना होगा। तो आइए देखिए। तो मान लीजिए कि ये वाला फेस इंटरसेक्ट हुआ है, दिस इज द फेस इंटरसेक्टेड बाय द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर फेस तो हमें मालूम चल गया, इसका फेस हमें मालूम चल गया, इसी फेस को लिक्विड का फ्री सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इसका 2 एक्सिस होगा, एक ये वाला और एक ये वाला एक्सिस, 2 एक्सिस होगा। तो ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये है हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस TT। आप इसे XX YY भी बोल सकते हैं, आप इसे XX ले सकते हैं, इसे YY ले सकते हैं, या आपका इच्छा है तो LL मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, TT का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहाँ पर फिर आप पूछेंगे कि सर फेस तो आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस तरह डिसाइड करेंगे,
बट अब यहाँ पर दो एक्सिस है, तो किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लेना है, आइए देखते हैं माय डियर। ठीक है, इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कि एक्स एक्स के अबाउट और वाई वाई के अबाउट इस रेक्टेंगुलर फेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए देखिए, तो सबसे पहले देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एल एल एक्सिस, ये आप क्या लिखेंगे, दिस इज बी एंड दिस इज डेप्थ डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एल एल एक्सिस आप क्या लिखेंगे, बी डी क्यू बाई 12, ये लिखेंगे आप। फिर आइए, फिर सेकेंड में हम लिखेंगे आई टी टी, टी टी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या लिखेंगे, डी बी क्यू बाई 12, डी बी क्यू बाई 12। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब आप इस दोनों को देखकर ये बताइए कि इस दोनों में कौन सा वैल्यू ज़्यादा होगा और कौन सा वैल्यू कम है। तो आप देख के बोल सकते हैं, कैसे, देखिए ये इसका क्या है, विड्थ है, विड्थ ज़्यादा है और डेप्थ क्या है, कम है, डेप्थ कम है। तो जब डेप्थ कम है और विड्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए विड्थ का पावर 3 है, एक तो विड्थ ज़्यादा है ऊपर से उसका पावर 3 हो गया है, तो ये वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेप्थ का पावर 3 है, तो डेप्थ कम है तो इसका वैल्यू होगा ज़्यादा, बट इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कम होगा। बात समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, इट इज़ लेस, इट इज़ लेस, बट ये क्या है जी, इट इज़ लार्ज, इट इज़ लार्ज, ये वैल्यू ज़्यादा होगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, अभी अभी आपने क्या देखा, मेटासेंट्रिक हाइट इज़ इक्वल टू आई डिवाइड बाई भी माइनस बी जी, आपने ये देखा। अब ध्यान से आप यहाँ पर समझिए, यदि आप ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं और ये वैल्यू आप यदि यहाँ पर पुट करते हैं, तो आई का वैल्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जब आई का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है और आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये जीएम का वैल्यू क्या होगा, ये तो आप कंफर्म बोलेंगे कि सर ये कंफर्म है कि ये 0 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, क्योंकि आई का वैल्यू अगर हम ये लेते हैं तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव ही रहेगा और आपका मेटासेंट्रिक हाइट 0 से बड़ा होगा, दैट मीन्स हमारा बॉडी स्टेबल होगा। तो ये हम कंफर्म होकर बोल सकते हैं, ये हम लोग कंफर्म होकर बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। बात समझ में आ गया, चलिए। लेकिन यदि आप ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू कम है, आई का वैल्यू कम है। जब आप कम वाला वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर एक चांस है कि आपका जीएम का वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हो सकता है कि 0 से बड़ा हो जाए या हो सकता है कि ये वैल्यू 0 से कम हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अगर 0 से बड़ा हो जाएगा दैट मीन्स स्टेबल कहलाएगा, और अगर 0 से कम हो जाएगा तो अनस्टेबल कहलाएगा। बट हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सभी बॉडी स्टेबल रहे, तो हमारा इच्छा है कि जीएम का वैल्यू 0 से बड़ा ही हो जाए। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी है, अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा पॉसिबिलिटी है कि ये अनस्टेबल भी हो सकता है, तो इसे ही हम मॉडिफाई करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये अनस्टेबल भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी घट जाए, हट जाए और हम स्टेबल ही इसको कर पाएँ। तो हम लोग डिज़ाइन करेंगे इसी को पुट करके। इसे पुट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसे पुट करेंगे तो वो तो स्टेबल ही होगा जी। तो स्टेबल है तो ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर हम लोग वहाँ पर डिज़ाइन क्या करेंगे,
तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी होता है कि ये चीज़ ख़राब हो सकता है, ठीक है, फेल हो सकता है, उसे हम डिज़ाइन करेंगे ना। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये अनस्टेबल भी हो सकता है। तो जो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, अगर 20% भी पॉसिबिलिटी है कि ये अनस्टेबल हो सकता है, तो पहले हम उसी 20% को रिमूव करेंगे, मतलब डिज़ाइन करेंगे, और डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा ये सेफ हो जाए। अब आप खुद सोचिए, अगर ये सेफ हो जाता है, मतलब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं और आप क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू पुट करने के बाद GM 0 से बड़ा हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये सेफ हो चुका है। अब जब ये सेफ है तो ये तो ऑटोमेटिकली सेफ है ना। इसका वैल्यू जब कम है और वो वैल्यू पुट कर रहे हैं तब GM पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा है जी। ये वैल्यू तो पुट करेंगे तो वो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा। तो पहले हम इसे सेफ करेंगे, ठीक है। अगर ये सेफ हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली सेफ ही रहेगा। बात समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम लोग कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वही वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो आपको दो प्रॉब्लम हो रहा था, एक तो फेस आपको नहीं मालूम चल रहा था और एक आपका एक्सिस नहीं मालूम चल रहा था, किस एक्सिस के अबाउट लेना है। तो पहले हमने फेस क्लियर किया, फेस आपको समझ में आ गया कि कौन सा फेस हमें लेना है। फिर हमने यहाँ पर क्लियर किया कि किस एक्सिस के अबाउट लेना है। फेस में आपका दो एक्सिस होगा, तो इस दोनों में से किसके अबाउट लेना है। तो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर पुट करना होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सो डिज़ाइन विथ दिस, इस वैल्यू से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। वंस दिस इज सेफ, अगर ये एक बार सेफ हो जाता है, वंस दिस इज सेफ, अदर विल बी ऑटोमेटिकली सेफ, अदर विल बी ऑटोमेटिकली सेफ। अदर का मतलब किससे है, यहाँ पर अदर का मतलब इससे है, ठीक है। इससे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। अगर ये एक बार सेफ हो जाता है तो ये दूसरा तो अपने आप सेफ होगा ही। बात समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ से तो आप क्लियरली लिख सकते हैं, हैंस मेटासेंट्रिक हाइट का जो फाइनल फार्मूला होगा, मेटासेंट्रिक हाइट का जो फाइनल फार्मूला होगा उसमें आप क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज लीस्ट, जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपको लेना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। ये फाइनल फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। दिस इज योर फाइनल फार्मूला ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, बहुत ही अच्छा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे जो कि आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि ये जहाज़ है, ये जहाज़ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा जो हथेली है ये जहाज़ है, ठीक है। ये जहाज़ का फ्रंट है, ये जहाज़ का फ्रंट है, ये जहाज़ का बैक है। ओके, चलिए ये बीच वाला जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जो ये वाला एक्सिस है वो क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब जहाज आपका ये वाला है, ये वाला, ये फ्रंट, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। तो इस जहाज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये वाला और ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाला। तो ये जहाज मान लीजिए पानी में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीलेशन होता है। जहाज ऑक्सीलेट करेगा पानी के अंदर। तो दो तरीके से ऑक्सीलेट करता है, दो तरीके से ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। अब किन दो तरीके से, ये आप यहाँ पर समझिए। ये जहाज आगे की तरफ जा रहा है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, ये वाला। इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ये जहाज ऑक्सीलेट करता है। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बीच में है
उसी एक्सिस के अबाउट जहाज ऐसे ऐसे करके ऑक्सीलेट होगा। इस ऑक्सीलेशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग। रोलिंग। अगर कोई जहाज अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोल करता है, ऑक्सीलेट करता है, तो उस ऑक्सीलेशन को हम लोग रोलिंग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, लेकिन वही जहाज जब अपने ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेट करे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट जब ये जहाज ऑक्सीलेट करेगा तो कैसे करेगा ऑक्सीलेट? ऐसे, देख रहे हैं, इस तरह करके ऑक्सीलेट होगा। किसके अबाउट? तो ट्रांसवर्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, जो बीच वाला एक्सिस है, इसके अबाउट ये जहाज इस तरह ऑक्सीलेट करेगा। मतलब जहाज का जो फ्रंट है वो एक बार पानी के अंदर और पीछे वाला पानी के ऊपर, और दूसरे टाइम में क्या होगा? फ्रंट पानी के ऊपर, बैक पानी के नीचे। मतलब ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट इस तरह ऑक्सीलेट करेगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट किस तरह कर रहा था? ऐसे ऐसे। बट ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो इस ऑक्सीलेशन को हम लोग कहते हैं पिचिंग। क्या कहेंगे? पिचिंग। यानी जब ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेट होगा तो वहां पर हमारा क्या मिलेगा? पिचिंग मिलेगा, पिचिंग। और जब लॉन्गिट्यूडनल के अबाउट ऑक्सीलेट करेगा तो वहां पर हमारा रोलिंग मिलता है, रोलिंग। अब आप यहां पर बताइए सोच के कि पिचिंग डेंजरस होगा या रोलिंग डेंजरस होगा। ठीक है, इस दोनों में कौन सा डेंजरस होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए माय डियर, यहां पर ध्यान से देखना है। अगर यहां पर आपको बोला जाए, यदि आपने जहाज पर कभी ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब सोचिए जहाज का फ्रंट एक बार पानी के नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, तो खतरनाक तो यही है ना जी। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेट करता है तो ये उतना खतरनाक नहीं हुआ। लेकिन यदि जहाज अपने ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेट करता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। मान लीजिए हमारा बॉडी, ये हमारा बॉडी है। ठीक है, ये बीच वाला एक्सिस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये क्या है? हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस। अब मुझे किसी दो फ्रेंड ने पकड़ लिया, ठीक है, एंड उस दोनों फ्रेंड मुझे क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे करके मुझे झुला रहे हैं। ठीक है, मुझे पकड़कर ऐसे ऐसे झुला रहा है, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट मुझे ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब मुझे जहाज बनाकर पानी में आप उतार दीजिए, ठीक है, और एक बार क्या मेरे हेड को पानी के अंदर कीजिए, फिर दूसरा टाइम ऊपर कीजिए, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो कितना खतरनाक होगा। तो पिचिंग बहुत ही डेंजरस होता है। बात समझ में आ गया? रोलिंग उतना डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और अब इसके आगे मूव करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। आइए देखते हैं क्या होता है। तो अब हमारा हेडिंग होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। आइए देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ऑक्सीलेशन के केस में क्या होता है? इन ऑक्सीलेशन के केस में टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है। ये होता है 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू जी एम। ये फॉर्मूला होता है।
और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि एक बार एसएससी जेई में डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछा गया है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछा गया है कि ऑक्सीलेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर आप टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2π√k² g × gm। gm जानते हैं आप क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट होता है। तो ये फॉर्मूला प्लीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, आप खुद देख लीजिए, यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√gm। ये आप बोल सकते हैं, यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट होता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब इस चीज़ को देखकर आप क्या सोच सकते हैं, यहाँ से आप एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। क्या वो चीज़ है, देख लीजिए कि अगर बॉडी का टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा हो, ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब जीएम का वैल्यू क्या है, कम है। ये ज़्यादा कब पॉसिबल है, जब जीएम का वैल्यू कम हो, और जब जीएम का वैल्यू कम होगा, मेटासेंट्रिक हाइट जब कम हो, तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू कम है। और अगर टाइम पीरियड कम हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का वैल्यू कम हो, इसका मतलब है कि मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा है। दैट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पर फिगर के द्वारा, तो आप पूरा क्लियरली समझ जाएंगे। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के बारे में पहले आप यहाँ पर समझिए कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होता क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन यदि आपको याद होगा तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं। और एक साइकिल का मतलब क्या है माय डियर, एक साइकिल का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी का मीन पोजीशन ये है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ से, या आपको मैं फिगर बना के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पर हैंग हो रहा है, ये मीन पोजीशन पर है, ये मीन पोजीशन पर है। अब आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब का मतलब क्या है कि आपने इसको थोड़ा सा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, देखिए ये बॉडी यहाँ पर आएगा और फिर ये बॉडी यहाँ पर आएगा, यानी इसी पाथ में ये ऑक्सीलेट करेगा जी, इसी पाथ में ऑक्सीलेट करेगा। तो जब आपने डिस्टर्ब किया यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये इस तरफ गया, तो दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2 एंड दिस इज़ पॉइंट 3। तो जब 3 पॉइंट पर आपने डिस्टर्ब किया, तो ये 3 से 1 गया, 3 से 1 गया, 1 से फिर वापस 2 तक जाएगा, और 2 से फिर वापस 3 तक आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 साइकिल कंप्लीट हो चुका है, 1 साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से समझिए, बॉडी आपका मीन पोजीशन पर था, आपने उसको डिस्टर्ब किया, तो बॉडी यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऑक्सीलेट करते हुए यहाँ आएगा, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो जब ये यहाँ आके रुक जाए, तो इसका मतलब है कि वो 1 साइकिल कंप्लीट कर लिया है। तो 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके, चलिए अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पर फिगर बनाकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको 3 तरह का कर्वेचर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट कर्वेचर, दिस इज द सेकेंड कर्वेचर एंड दिस इज द थर्ड कर्वेचर। 3 कर्वेचर मैंने आपको दिखाया है और तीनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉल रखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक बॉल रखा हुआ है।
और ये तीनों बॉल क्या है, मीन पोजीशन पर है, तीनों बॉल मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों बॉल को डिस्टर्ब कर देंगे। तो जब आप इस तीनों बॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो बॉल देखिए, ये वाला बॉल यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा जी, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टी। तो यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो बहुत कम टाइम लगेगा। तुरंत ये यहाँ से यहाँ आएगा, तुरंत यहाँ से यहाँ, और फिर तुरंत यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन काफ़ी कम है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी इज़ लेस, टी इज़ लेस। ये फिगर आपका 1 है, दिस इज़ फिगर 2, दिस इज़ फिगर 3। अब यहाँ पर देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। अब आप यहाँ पर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आके रुकेगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, टी इज़ मोर, टी ये मान लीजिए T1 है, ये T2 है, T2 इज़ मोर देन T1, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। अब आइए थर्ड फिगर में, तो इसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये यहाँ और फिर ये यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, T3 इज़ मोर, T3 इज़ मोर देन T2, ठीक है। मतलब क्या है कि T3 सबसे ज़्यादा है, उससे कम T2 और उससे कम T1। अब आप खुद सोचिए, इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये कम टाइम में ही फिर अपना पोजीशन पर वापस आ जाता है, कम टाइम में ही, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, काफ़ी कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी कम है। तो आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये मुश्किल से यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और तुरंत ये वापस अपना पोजीशन पर आके रुक जाएगा। तो टाइम पीरियड काफ़ी कम है इसमें, ठीक है। तो टाइम पीरियड काफ़ी कम है, इसका मतलब कि ये स्टेबल है, बहुत जल्दी ये स्टेबल हो जाता है। ये क्या है, ये उससे थोड़ा कम स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल ये है क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये मज़े से यहाँ पर झूलता रहेगा, ऑक्सीलेट करता रहेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जब टाइम पीरियड ज़्यादा होगा माय डियर, तो इसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो T1 यहाँ पर लेस है तो क्या होगा, सो मोर स्टेबल, सो मोर स्टेबल। यहाँ पर T2 ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सो लेस स्टेबल, सो लेस स्टेबल देन 1 से कम स्टेबल होगा ये। और ये क्या होगा, ये फिगर जो है ये लेस स्टेबल देन 2 वाले से ये कम स्टेबल है, ठीक है। यानी आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, हैंस स्टेबिलिटी, हैंस स्टेबिलिटी ऑफ 1 विल बी मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ 2, एंड सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होगा, 3 का। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिसका टाइम पीरियड सबसे कम था उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हुआ। दैट मीन्स दोनों क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। टाइम पीरियड कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। वही चीज़ तो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, टाइम पीरियड कम है, टाइम पीरियड कम है तो उसका स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, यानी GM का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड कम था तो ज़्यादा स्टेबल हुआ। वही चीज़ आप यहाँ भी देख रहे हैं, टाइम पीरियड कम है तो देखिए GM ज़्यादा हो गया, मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जहाज़ के बारे में बात करते हैं, पैसेंजर शिप और वार शिप के बारे में बात कर लिया जाए।
कोई भी पैसेंजर शिप है या वार शिप है तो उस दोनों शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू कितना होगा, अगर ये आपसे पूछा जाए, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों जहाज़ में से पैसेंजर शिप और वार शिप में किस जहाज़ का मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगा और किस जहाज़ का मेटासेंट्रिक हाइट कम होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में आपने अभी क्या देखा, ध्यान से समझिए। आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा 2 पाई स्क्वायर रूट k² डिवाइड बाय g इंटू GM, ये आपने फॉर्मूला देखा। फिर यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू कम होगा, और टाइम पीरियड कम होगा दैट मीन्स मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये आपने देखा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसेंजर शिप। तो पैसेंजर शिप का टाइम पीरियड कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये मान लीजिए पैसेंजर शिप है, ये जा रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये हल्का हल्का ऑक्सीलेट करता रहता है, मतलब ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये ऐसे ऑक्सीलेट किया, फिर ये वापस ऐसे करेगा और फिर उसके बाद ये अपना मीन पोजीशन पर धीरे धीरे आएगा। तो पैसेंजर शिप को धीरे धीरे ऑक्सीलेट करके अपना मीन पोजीशन पर आना चाहिए, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। फिर पैसेंजर शिप जा रहा है, ऑक्सीलेट किया, मतलब मीन पोजीशन से ये पहले ऐसे होगा, फिर वापस ऐसे होगा, इस पोजीशन तक आएगा और तब जाके मीन पोजीशन पर आएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पर ज़्यादा होगा पैसेंजर शिप के लिए। क्यों ज़्यादा रखा गया, आप बोलेंगे सर ज़्यादा क्यों होता है, कम रख दीजिए ना टाइम पीरियड, क्योंकि अगर टाइम पीरियड कम होगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। नहीं रख सकते हैं, पैसेंजर शिप है, उसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जहाज़ मीन पोजीशन से ऑक्सीलेट किया, आप बोल रहे हैं कम टाइम में आ जाए वापस मीन पोजीशन पर, इसका मतलब क्या है, तुरंत ऑक्सीलेट किया तुरंत ऐसे आ जाएगा मीन पोजीशन पर, क्या पॉसिबल है। तो आप लोग जो अंदर में बैठे रहेंगे तो क्या वो कंफर्टेबल फील करेंगे, नहीं, हम लोग अंदर में गिर जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा हमारा। इसीलिए पैसेंजर शिप जब ऑक्सीलेट करता है तो वो धीरे धीरे ऑक्सीलेट करेगा और फिर वापस धीरे धीरे अपना मीन पोजीशन पर आता है, ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो। इसीलिए टाइम पीरियड उसके केस में ज़्यादा होता है, पैसेंजर शिप के केस में टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। लेकिन वार शिप में क्या होगा, अब वार शिप जा रहा है, अगर वहाँ पर टाइम पीरियड कम रखा जाए, टाइम पीरियड ज़्यादा रखा जाए, मतलब वो ऑक्सीलेट किया तो धीरे धीरे अपना मीन पोजीशन पर अगर आएगा तो उतना देर में तो दूसरा जहाज़ उसको मार के चला जाएगा ना जी, तो वहाँ उसके पास टाइम नहीं है। वारशिप में क्या होता है, एक ही आदमी होता है, एक पायलट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो वारशिप अगर ऑक्सीलेट हुआ तो वो तुरंत अपना मीन पोजीशन पर आता है, ऑक्सीलेट किया तुरंत अपना मीन पोजीशन पर आएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत ही कम होता है वारशिप में, क्योंकि अगर टाइम पीरियड वहाँ पर ज़्यादा रख दिया जाए और वो मज़े से ऑक्सीलेट करके मीन पोजीशन पर आ रहा है, तब तक सामने वाला जहाज़ क्या करेगा, उसको मार के चला जाएगा। इसीलिए वारशिप के केस में टाइम पीरियड सबसे कम रखा जाता है। अब जब टाइम पीरियड कम रखा जाएगा तो वहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी वारशिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू ज़्यादा होता है एंड पैसेंजर शिप में टाइम पीरियड ज़्यादा रखा जाता है, तो वहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट कम होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए माय डियर, इन केस ऑफ पैसेंजर शिप के केस में क्या होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा रखा जाता है तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, कम होगा। और मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू की बात की जाए तो ये होता है 0.5 मीटर से 1 मीटर तक होता है।
पैसेंजर शिप में मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू 0.5 मीटर से 1 मीटर तक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब अगर वारशिप के बारे में बात किया जाए, इन केस ऑफ वारशिप, अगर वारशिप के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर टाइम पीरियड काफ़ी कम रखा जाता है। दैट मीन्स मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होता है। तो ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि पैसेंजर शिप में क्या होगा एंड वारशिप में क्या होगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका बॉयंसी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बॉयंसी चैप्टर में हमें जितना थ्योरी पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बस हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर। एक क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ लेंथ 5 मीटर, width 3 मीटर and depth 1.2 meter is partially submerged with depth up to 0.8 meter in a liquid of density 1025 kg per meter cube. Find the metacentric height. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका लेंथ 5 मीटर, विड्थ 3 मीटर एंड डेप्थ 1.2 मीटर है। ये एक लिक्विड में जिसका डेंसिटी 1025 है, उसमें ये पार्शली सबमर्ज्ड है। पार्शली का मतलब पूरा का पूरा सबमर्ज नहीं है, कुछ भाग बाहर भी है। और लिक्विड के अंदर कितना भाग है, 0.8 मीटर डेप्थ तक वो सबमर्ज्ड है। देन फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप बॉडी बना लीजिए। ये आपका बॉडी है, दिस इज योर बॉडी। चलिए देखिए, ये आपका बॉडी है, ठीक है। इसका लेंथ देखिए 5, ये इसका लेंथ कितना है 5 मीटर, इसका विड्थ कितना है 3 मीटर और इसका डेप्थ कितना है 1.2 मीटर। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये एक लिक्विड में सबमर्ज्ड है, लेकिन किस डेप्थ तक सबमर्ज्ड है। तो देखिए क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि 0.8 मीटर तक सबमर्ज्ड है। ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, यानी ये वाला जो डेप्थ देख रहे हैं ये 0.8 मीटर है, बस इतना दूर ही सबमर्ज है। ओके, मतलब आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ से वहाँ तक वो पूरा सबमर्ज है। तो हमें मेटासेंट्रिक हाइट पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पर होगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी आप जानते हैं कि जितना सबमर्ज है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
ये पॉइंट बी होगा। पॉइंट बी कितना होगा, ये आपका होगा, ये पूरा 0.8 है तो ये कितना होगा 0.4। ये पूरा कितना है 1.2 तो ये कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 0.6 मीटर। तो यदि आप BG का वैल्यू निकालना चाहें BG, तो BG कितना होगा 0.6 माइनस 0.4 यानी 0.2 मीटर। तो BG हमने निकाल लिया, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट GM बराबर क्या होता है, I डिवाइड बाई V माइनस BG। तो BG तो हमने निकाल लिया, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस निकालना है। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आइए देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, लेंथ कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 3 मीटर और डेप्थ कितना है 0.8 मीटर। इतना दूर ही सबमर्ज है ना, 5 मीटर 3 मीटर एंड 0.8 मीटर, तो इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है और उतना वॉल्यूम जो सबमर्ज है तो उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 0.8 इतना मीटर क्यूब, दैट मीन्स 12 मीटर क्यूब। तो हमने भी निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर आई निकालेंगे। तो आई निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये आई क्या होना चाहिए, ये आई लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, लीस्ट। तो पहले तो यहाँ पर फेस डिसाइड हो जाए, कौन सा फेस। तो देखिए बॉडी ये है और फ्री सरफेस यहाँ कट कर रहा है, तो कौन सा फेस मिलेगा, ये वाला जो टॉप फेस आप देख रहे हैं ना, वही फेस मिलेगा। देखिए ना जी, ध्यान से सोचिए, बॉडी ये है तो टॉप से देखने पर यही दिखाई देगा ना आपको, और लिक्विड का फ्री सरफेस जो कट कर रहा है ये बॉडी है, इसका टॉप ये है, तो लिक्विड का फ्री सरफेस जो कट कर रहा है वो टॉप से देखने पर ऐसा ही दिखाई देगा ना जी, टॉप वाला ही दिखाई देगा ना। तो टॉप का फेस ये है, यही इसी फेस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो इस फेस पर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो एक बार क्या करेंगे 5 इंटू 3 का पावर 3/12 और एक बार 3 इंटू 5 का पावर 3/12। हमें लिस्ट लेना है, तो लिस्ट का मतलब क्या है 3 का पावर 3 वाला टर्म लेंगे, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 का पावर 3/12 इतना होगा जी, ठीक है। दैट मीन्स 5 इंटू 27/12। इस तरह हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लिए। और जैसे ही ये वैल्यू निकल गया माय डियर, तो अब आप यहाँ पर GM का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आई का वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कीजिए, भी आपने यहाँ से निकाला है ये पुट कीजिए, और BG का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला है 0.2 मीटर। तो यहाँ से अब आसानी से मेटासेंट्रिक हाइट निकल जाएगा। ओके, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, बॉयंसी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।